बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साहब शाकिर रिफ़ाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 4-5 अहम नौइयत की खबरें हैं, आपसे डिस्कस करते हैं। पहली है जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में। और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद DGISI कोर कमांडर, बहुत ही अहम, बहुत ही ताकतवर शख्सियत के मालिक थे। और जब से वो रिटायर हुए हैं तो उन पे हमलावर होते हैं उनके मुखालिफिन, जो उनके दौरे इक़्तिदार में तो सांस भी नहीं ले सकते थे, लेकिन इस वक्त उनको जैसे जैसे मौका मिलता है वो हमलावर हो रहे हैं। कुछ प्रॉक्सीज हैं और कुछ वाक़तन अपनी ग्रीवियंस लेके पहुंचते हैं। तो इसलिए ये फैज़ और एंटी फैज़ एलिमेंट अभी तक काम कर रहा है। लेकिन एक और बात है कि जनरल फैज़ से लोग खौफज़दा बहुत हैं। काफ़ी बड़े बड़े लोग भी उनसे खौफज़दा हैं और आम आदमी ने तो, आम इंसानों ने तो होना ही होना है। लेकिन बहुत ज़्यादा, जो जितने ज़्यादा ताकतवर अपने आप को समझते हैं, वो उतने ही ज़्यादा जनरल फैज़ से खौफज़दा हैं। इसलिए कि जनरल फैज़ जो हैं वो कोई नॉर्मल DGISI नहीं थे, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो थे। और आपस में उनकी टसल हुई जब जनरल बाजवा की और जनरल फैज़ की, तो उसमें फिर ये दोनों मात खा गए। तो अब उसी वजह से ये जो, चूँकि अब ये ओहदों से हाथ धो बैठते हैं, हाथ धो चुके हैं, तो इसलिए अब उनके खिलाफ कभी कभी हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेंच 1 चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, क्योंकि हर कोई समझता है कि चूंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक जजमेंट पास की हुई है धरना केस में, फैजाबाद धरना केस में, और उसमें बराह रास्त उन्होंने टारगेट किया है जनरल फैज़ हमीद को, लिहाजा इनके सामने दरखास्त लेके जाते हैं तो मामला हल हो जाएगा। लेकिन इसका एक और भी मामला है कि जनरल फैज़ हमीद का तो अपनी जगह, लेकिन ऐसे अनासर भी मौजूद हैं, ये मैं ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के लिए कह रहा हूँ कि ऐसे लोग मौजूद हैं कि आपको किसी ऐसे नॉन इशू मामले में इस बुरे तरीके से उलझा देंगे कि अगर आप उसमें उलझ गए तो आपका जो 1 साल है, मज़ीद साल तो नहीं, अभी 11 महीने जो रहते हैं, वो 11 महीने आपके ज़ाया कर देंगे। और वो इतना आपको कमज़ोर कर देंगे कि आपको एक ऐसी गलत जगह पे लड़ाने की कोशिश करेंगे। जबकि हकीकत ये है कि ये चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को भी मालूम है कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो जनरल फैज़ हमीद ने फाइल नहीं किया था, वो जनरल बाजवा ने फाइल करवाया था। और जनरल फैज़ हमीद उस वक्त अपने इस ओहदे पर, यानी कि DGISI वो नहीं थे, जो एक आम तासुर लिया जाता है। तो इसलिए जनरल फैज़ हमीद के बारे में ये जो इस एंगल से जो लोग करने की कोशिश करते हैं, मेरा ख्याल है गलती पर है। बहरहाल केस उनके सामने आया, एक इस्लामाबाद के ही हैं, प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी डीलर नहीं कहना चाहिए, बल्कि एक सोसाइटी के ओनर, टॉप सिटी के ओनर हैं। उनके घर एक ज़माने में रेड हुआ था, और रेड हुआ था तो उसके बाद फिर उनका मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से वापस आए। तो उस वक्त से ये अब जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन दी सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत। तो उनका ख्याल था कि क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब हैं, उनकी टसल है जनरल फैज़ हमीद साहब से, तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, तो कोई ना कोई ऑर्डर पास हो जाएगा। तो वो चले गए। तो जब गए हैं तो उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने पूछा कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल है, तो हम सीनियर वकला से मशवरा कर लेते हैं। कोर्ट रूम में मौजूद फारूक H नाइक साहब को उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा जी बताएं। तो 184(3) के तहत कार्रवाई उन्होंने कहा कि कम से कम 2 जजेस कर सकते हैं, क्योंकि ये चैम्बर में, वो कहते हैं कि ये कार्रवाई नहीं हो सकती, ये कोई चैम्बर का ऑर्डर होगा, तो कोई जज या चीफ जस्टिस चैम्बर में 184(3) की कार्रवाई नहीं कर सकता, ये फारूक H नाइक साहब ने कहा। उन्होंने कहा जी ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। और उसके बाद साबिक अटॉर्नी जनरल सलमान भट्ट साहब आ गए। तो उन्होंने भी इस बात से इत्तफाक किया कि फारूक H नाइक की बात दुरुस्त है, तो मैं भी इत्तफाक करता हूँ। और फिर आ गया ये जो एक स्पेशल सेल बनाया हुआ है, HR सेल, ह्यूमन राइट सेल बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और एक सेशन जज रैंक के ऑफिसर जो हैं वो उसको हेड करते थे। तो जस्टिस अतम नल्ला साहब ने पूछा जी कि किसी अटॉर्नी जनरल ने आज तक HR सेल की कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई, और ये कर रहे थे। तो HR सेल तो सुप्रीम कोर्ट में 2010 से चल रहा है, जस्टिस अतम नल्ला साहब ने कहा। और ये एक एतबार से अच्छा भी था, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों को रिलीफ मिला। और रिलीफ इस तरह से मिलता था कि वहाँ पे लोग एप्लीकेशन देते थे, एप्लीकेशन बगैर किसी वकील के, उसको फिर इन्वेस्टिगेट किया जाता था, इंक्वायरी कर लेते थे, इंटरनल इंक्वायरी के वाक़तन ये मामला इतना है संजीदा, जब HR सेल रिपोर्ट करता था तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे मामला चढ़ता था। और बहुत सारे लोगों को इसमें इंसाफ मिला भी, सस्ता और बर वक्त इंसाफ भी मिला। बहरहाल
आगे फिर ये टेक्निकल बहस शुरू हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब तो चीफ जस्टिस और तमाम जजेस हैं। जस्टिस मिर्ला साहब ने कहा कोई जज ये नहीं कह सकता कि गैर कानूनी काम रोकना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। शफाफ ट्रायल्स के असूल आइन में सबके लिए दिए गए हैं। तो फिर उसके बाद पूछा गया कि HR सेल जो है वो कब बना, कैसे बना और इसको किसने लुक आफ्टर किया। तो ये एविडेंस भी आ गया कि HR सेल जो है बाकायदा एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी 2010 में, तो उस वक्त ये बनाया गया था और उस वक्त से ये काम कर रहा है। अलबत्ता साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कुछ 3 लाख से ज़्यादा दरखास्तें थी, वो उन्होंने कहा था इनको फारिग कर दें, यानी कि ज़ाया कर दें। एक अंबार लगा हुआ था तो वो ज़ाया कर दी गई थी। वो ऐसी एप्लीकेशन जिनको लुक आफ्टर नहीं किया जा सकता या जिनको इस तरीके से नहीं सुना, बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी होते हैं। तो बहरहाल बात हो रही है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की और जनरल फैज हमीद साहब की। उनके खिलाफ ये कार्रवाई करवाने के लिए आए थे और उसमें जब फारूक एच नायक साहब और बैरिस्टर सलमान भट्ट साहब ने जब ये बात कही तो उसके बाद फिर ये फैसला किया गया कि ये दुरुस्त नहीं है, लिहाजा ये दरखास्तें जो जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ दरखास्तें थी वो निपटा दी गई और उन्होंने कहा कि मुनासिब होगा कि ये दरखास्त गुजार मजाज फोरम से रजू करें और उसको जनरल फैज हमीद की खिलाफ दरखास्तों को एंटरटेन नहीं किया गया। ये एक बुनियादी मसला आज हुआ है क्योंकि लोग तवक्को कर रहे थे कि बस किसी भी लम्हे जनरल फैज हमीद साहब के बारे में कोई ऑर्डर पास हो सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने बहुत दानिशमंदी का सबूत दिया क्योंकि उनको एक खास मामले में उलझाने की कोशिश की जा रही थी और आइंदा भी उनको उलझाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी खबर है फवाद चौधरी साहब से मुतालिक। तो फवाद चौधरी साहब एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद आज उनको दोबारा पेश किया गया। आज फिर हथकड़ियाँ लगी हुई थी और एंटी करप्शन के लोगों को भी बुलाया हुआ था। उन्होंने एक नोटिस इशू किया था, उनको भी बुलाया हुआ था कि आइनी तशरीफ लाएं, लेकिन वो साहब नहीं आए। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी पिंड दादर खान अदालत में पेश नहीं हुए और उन्होंने कहा जी कि दोबारा नोटिस जारी करने की हदायत की गई है, लिहाजा पहला नोटिस जो है वो वापस हो गया। उस पर फिर चीफ म्यूनिसिपल कमेटी पिंड दादर खान को तलब किया गया था, लेकिन वो नहीं आए। तो समात जो है वो 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। ये समात हुई है रावलपिंडी बेंच, हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ साहब से और एंटी करप्शन अफसर इमरान असलम ने फवाद चौधरी और फैसल फरीद को भेजे गए नोटिस को वापस कर लिया और CEO की तरफ से नक्शाजात की कानूनी तौर पर मंजूरी को भी तस्लीम कर लिया। ये रिपोर्ट एंटी करप्शन ने जमा करवा दी जिस बुनियाद पे उनको गिरफ्तार किया जाना मकसूद था। ये है असल मामला, क्योंकि चीज़ें ज़ाहिर है जब आप गलत काम करते हैं तो उसके बाद जब आप पहले फवाद चौधरी साहब को निशाना बनाना था, उसके बाद फिर वो कागजात मेंटेन कर रहे थे, तो वो म्यूनिसिपल ऑफिसर जो है वो दौड़ गया और उसने कहा जी कि नहीं, हमारे पास तो रिकॉर्ड बिल्कुल दुरुस्त है और ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद उनको पेश किया गया फवाद चौधरी साहब को एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने यासर महमूद साहब थे और उसमें फिर 15 मिनट की पहले ब्रेक हुई और उसके बाद जब दोबारा हियरिंग हुई तो फवाद चौधरी साहब के उन्होंने कहा जी मजीद जिस्मानी रिमांड चाहिए, लेकिन जिस्मानी रिमांड मजीद नहीं दिया गया और फवाद चौधरी साहब को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया और अडयाला जेल रावलपिंडी में अब वो क़याम फरमाएंगे और अब बाद अज़ गिरफ्तारी जो है उनकी ज़मानत की दरख्वास्त आएगी और उसको एंटरटेन किया जाएगा। अब फवाद जो अडयाला जेल की सिचुएशन में बता दूं कि वहाँ पे चेयरमैन इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब वहाँ पे मौजूद हैं और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और मुज़ाकराती कमेटी और सियासी कमेटी के सरबराह असद कैसर साहब वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। और अब फवाद चौधरी साहब साबिक वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात हम इमरान खान साहब की काबीना के बहुत ही अहम रुकन, ये अलग बात है कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन ये पांचों मरकजी रहनुमा इस वक्त जो है वो अडयाला जेल में मौजूद हैं। तो आज रात जो है हो सकता है कि कोई अच्छा डिनर कर लें, आपस में बैठ के डिस्कशन कर लें और गपशप लगाएं और फवाद चौधरी साहब ज़रूर वहाँ पे कोशिश करेंगे कि उन्हें इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए जेल के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है उनके वो बॉस रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है कि वो दुख सुख खोलते हैं या नहीं खोलते। ये हो गया जी। दूसरी एक और ख़बर है वो है शाह महमूद कुरैशी साहब से मुताल्लिक। शाह महमूद कुरैशी साहब गए हुए हैं दरख्वास्त ज़मानत के लिए साइफर केस में और उनका कहना है कि उन्हें ज़मानत दी जाए। जैसे आज़म खान जो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, वो और असद उमर साहब की ज़मानत कन्फर्म हो चुकी है,
उनकी ज़मानत भी, उनको भी ज़मानत पर रिहा किया जाए। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने ये केस लगा हुआ था और वो दरख्वास्त ज़मानत थी। बाद अज़ गिरफ्तारी शाह महमूद कुरैशी के वकील थे सैयद अली बुखारी, उन्होंने FIR पढ़कर सुनाई और उन्होंने बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट इंफॉर्मेशन साइफर को गैर कानूनी रखना और इसका इस्तेमाल ऐसा कुछ भी नहीं, ये इल्ज़ामात लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि ये सब मैं नहीं बल्कि FIR कह रहा है कि मेरा तो नाम ही FIR के आखिर में है और इस मुकदमे में आजम खान और असद उमर का नाम था, चालान में नहीं है। और मुकदमे में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और असद उमर का जिक्र है। उन दोनों की जमानतें हो चुकी हैं, जमानतें कन्फर्म हो चुकी हैं, तो मेरा भी उसी नौयत का केस है, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील ने कहा। तो लिहाजा मुझे भी आप इससे रिलीफ दें और जमानत पे मुझे भी रिहा करने का हुक्म दें। साइफर में अभी तक ट्रायल कोर्ट ने हमें रिकॉर्ड की कापियां भी फराहम नहीं की, ये शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील ने बताया। और हमें तो अभी तक सिर्फ 161 और 164 के बयानात की कॉपियां फराहम की गई हैं। आप कह रहे हैं कि असद उमर आजम खान और इस वक्त मुल्ज़म नहीं है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा। बिल्कुल, असद उमर और आजम खान दोनों इस वक्त मुल्ज़म नामजद नहीं है। असद उमर ने जमानत कन्फर्म करवा ली है, शाह वकील ने बताया जी। और जेल ट्रायल जारी है, गवाहों के बयानात भी कलमबंद होना शुरू हो गए हैं और अगर हमारी जमानत दरख्वास्त मंजूर ना हुई तो ये सिलसिला चलता रहेगा और ये मुकदमा मुकम्मल जल्दी वो कहते हैं जी मुकदमा मुकम्मल करने के चक्कर में है। मुकदमा जो है 28 गवाहान में से 3 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं और जबकि 25 गवाहान अभी बाकी हैं और 3 मेहमान जो हैं, जो 3 गवाहान हैं वो उनकी अभी नेक्स्ट हियरिंग पे उनकी होगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। तो हमें सिर्फ इतना बताया जाए कि मेरी ड्यूटी क्या थी और मुझ पर केस क्या किया, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील ने कहा। आजम खान मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान कलमबंद करवा के जा चुके हैं। आजम खान का मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान चालान का हिस्सा बनाया गया है और इस मुकदमे में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का किरदार मुख्तलिफ है। और शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर में साइफर के मतन से मुतालिक एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और मेरे मुवक्किल का किरदार बाकी मुल्ज़मान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और रूल्स ऑफ बिजनेस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी अदालत में पेश किए गए और जिसमें उन्होंने कहा कि ये वज़ीर ख़ारिजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब कोई साइफर आया था तो उससे वज़ीर आज़म को आगाह करना, ये वज़ीर ख़ारिजा की जिम्मेदारी थी। शाह महमूद के खिलाफ केस सजाए मौत का तो है नहीं, प्रोसिक्यूशन का पूरा केस दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर 2 साल की सज़ा बनती है। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने मुख्तलिफ मुकदमात का हवाला भी दिया और अदालती फैसले भी पेश किए। मुझे एग्जेक्टिव हेड जो कहेगा मैंने तो वही करना है, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील ने कहा। और इसलिए उन्होंने कहा कि काबीना इजलास, एजेंडा, मीटिंग सारा कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने करना होता है, वो बता सकते हैं। तो मुझे तो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड जो कहेगा मैंने वही करना है। जिस बंदे ने सारा कुछ करना है उनका नाम ही नहीं, जिनका कोई किरदार नहीं, उन पर मुकदमा बना दिया गया। यानी उन्होंने कहा कि आजम खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो सारी चीज़ों को देखना था उनका नाम शामिल नहीं है, उनको तो फारिग कर दिया गया और जिसने कुछ नहीं करना था उनको फंसा दिया गया। तो इस तरीके से ये हेयरिंग हुई है जी आज और फिर उसके बाद समाज जो है वो मुलतवी कर दी गई है और नोटिस इशू किए गए हैं। तो ये तो है शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला। फिल वक्त मेरा ख्याल है कि इतना ही, क्योंकि बाकी खबरें बहुत हैं और ख़बरें बाकी अगले व्लॉग में बताऊंगा कि क्या चल रहा है सियासी मैदान में। फिलहाल ये जो अदालतों में हो रहा है इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान की सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये हदफ जो है, बल्कि हदफ नहीं हज़फ जो है वो कुछ दिनों के बाद ये खुलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।